सिर्फ चेक के ऊपर दस्तखत किए, अमाउंट और तारीख नहीं लिखी, तो क्या इसके ऊपर 489F का पर्चा हो सकता है? अगर पर्चा हो जाए तो क्या बेल हो सकती है या नहीं हो सकती? 489F की जो लाइबिलिटीज हैं या जो 489F के इसेंशियल्स हैं वो किस तरह के चेक के ऊपर एप्लीकेबल होंगे? अगर आपने किसी शख्स को दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक दिया और उसने रकम तारीख खुद फिल कर ली और उसके बाद बैंक में प्रेजेंट किया, ऑब्वियसली जब उसने रकम खुद फिल की है तो वो अमाउंट नहीं होगी, बैंक ने डिसऑनर स्लिप लगा दी, थाने में लेकर गया, लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसने FIR करवा दी। सबसे पहली बात ये समझ लें कि सिर्फ चेक का डिसऑनर हो जाना 489F के पर्चे की लाइबिलिटीज या एसेंशियल्स को फुलफिलमेंट नहीं करता। 489F कहता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, या तो आपने किसी को चेक दिया है किसी कर्ज की वापसी के लिए या किसी तरह की फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, किसी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो FIRs हैं वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस के ऊपर ही चलती हैं और 10 से 15% FIR सिर्फ रीपेमेंट ऑफ लोन पर काम करती है। मदई का सिर्फ ये कह देना है कि जी चेक मुल्जम के नाम का है, मुल्जम के साइन है या मुल्जम ने जारी किया है, काफी नहीं। चेक पर जो अमाउंट लिखी है एक्चुअल में वो अमाउंट एग्जिस्ट भी करती है लाइबिलिटीज की सूरत में मुल्जम के अगेंस्ट या नहीं, एक्चुअल में मुल्जम ने उतनी पेमेंट की ऑब्लिगेशंस या पेमेंट ऑफ लोन करना भी है या नहीं, ये साबित करना भी मदई के जिम्मे है। द मेन क्वेश्चन कि चेक किस चीज के एवज दिया गया, रीपेमेंट ऑफ लोन था, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस था या किसी बिजनेस लाइबिलिटीज में था या सिक्योरिटी पर्पस में, गारंटी या श्योरिटी पर्पस में था या डायरेक्ट लाइबिलिटीज नहीं थी, इनडायरेक्ट थी, किसी और की गारंटी में, किसी और की श्योरिटी में दिया गया, या फिर चेक को बतौर तहफ्फुज उस रकम के एवज दिया गया कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को 10 लाख रुपया दिया, उसमें से 5 रिटर्न हो गया। तो लेने वाला कहता है जी आप ऐसे करें, मुझे एक चेक भी दे दे ताकि श्योरिटी रहेगी कि आप अगले पैसे भी मुझे देंगे, तो जब आप 5 देंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। चेक देने वाले ने चेक दे दिया, उसके कुछ अरसे बाद वो 5 बकाया भी दे दिया, उस बंदे ने 10 ही लिखकर FIR करवा दी या 50 लिखकर FIR करवा दी। ऑनरेबल हायर कोर्ट्स ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपनी बेशुमार जजमेंट के अंदर इस चीज का जिक्र किया है कि सिर्फ चेक का डिसऑनर हो जाना उसको 489F के मतहत नहीं करता। सिर्फ ये कह देना कि चेक उस शख्स का था, इससे वो शख्स मुजरम करार नहीं दिया जा सकता जब तक आप लाइबिलिटीज को फैक्चुअली साबित नहीं करते कि ये दरअसल जो चेक की अमाउंट है इतनी एक्चुअल में लाइबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं मेरे और इसके दरमियान में। अब वो लाइबिलिटीज किस सूरत में एग्जिस्ट करती हैं? आया कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है या प्योरली किसी चीज के इवज, किसी जिम्मेदारी के इवज दिया गया चेक है या फिर कर्ज के इवज दिया गया चेक है? अगर तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो देन ये सिविल मैटर बनेगा, क्योंकि उसके अंदर नफे नुकसान का एलिमेंट प्रिमा फेशी इन्वॉल्व समझा जाएगा। अब ये किसी लाइबिलिटीज के इवज या किसी जिम्मेदारी के इवज दिया गया है तो उस जिम्मेदारी को भी साबित करना मदई के जिम्मे है कि अगर ये चेक 50 लाख का है, 90 लाख का है, 1.5 करोड़, 5 करोड़ का है या किसी भी अमाउंट का है, इतनी कौन सी लाइबिलिटीज थी जिसके इवज ये चेक जारी किया गया, तो वो लाइबिलिटी साबित करना भी बहुत जरूरी है। अब अगर हम मुल्जम की बात करें तो मुल्जम का सिर्फ ये कह देना कि जी ब्लैंक चेक था, मैंने जारी नहीं किया या इतनी अमाउंट के एवज नहीं था, दैट इज नॉट इनफ। ये सिर्फ ये कह देना खाली चेक था ये काफी नहीं, आपने साबित भी करना है कि खाली क्यों दिया, किसके एवज दिया, क्या आपने मदई को अमाउंट फिल करने की परमिशन दी इंप्लॉयडली या वर्बली या नहीं दी, अगर दी तो किस सूरत में, अगर नहीं दी तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय थे। आपका सिर्फ फर्जी की एप्लीकेशन दे देना कि जी चेक पर अमाउंट और रकम मैंने लिखी ये काफी नहीं है, आपको भी एक्चुअल लाइबिलिटीज, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने चेक दिया है तो कोई बात तो होगी, किसी वजह से तो आपने चेक दिया है, अदरवाइज चेक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, हर शख्स को नहीं देता। तो प्रिमा फेशी यही अज्यूम किया जाता है कि चेक किसी ना किसी वजह से, रीजन से, लाइबिलिटी से दिया गया है। अब वो जो वजह है, वो रीजन है, वो चीज क्या थी, इसकी आपने थ्योरी बिल्डिंग करनी है। हवाले के लिए बता दूं, थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर डिफरेंट जजमेंट्स मदई के लिए या मुल्जम की फेवर में कि उसे थ्योरी बिल्डिंग के अंदर अपने प्रोपोजिशन को कैसे सेट करना है, ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस कैसे करना है, इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस क्रॉस एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट के अंदर, एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट में भी अपलोडेड है और फाइनेंस क्राइम की जजमेंट की प्लेलिस्ट में भी अपलोडेड है। वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देखकर उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मुल्जम का सिर्फ ये कह देना कि खाली चेक था, दैट इज नॉट इनफ, इससे उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। मुल्जम को साबित करना पड़ेगा कि ये खाली चेक क्यों कर दिया गया था, इसके बिहाइंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय थी। सिर्फ ये कह देना कि जी मेरा चेक चोरी हो गया या मैंने तो इसके को पैसे देने ही नहीं थे, तो भाई आपका चेक उसके पास कैसे गया, कोई तो वजह होगी। अब वो क्या वजह है, किस तरीके से आपने बताना है कोर्ट को, दैट इज कॉल्ड अ थ्योरी बिल्डिंग।
थ्योरी कैसे बिल्ड करनी है, इस पर मेरी वीडियो अपलोड है, मजीद भी इसके ऊपर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, स्टे कनेक्टेड। इसके एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ए एक शख्स है और बी दूसरा शख्स है, दोनों ने आपस में कोई कारोबारी लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हाटएवर किया। जब इनके मामला ठीक चल रहे थे, ए ने बी को एक चेक दे दिया ब्लैंक अपना साइन करके। जब मामला खराब हुए तो बी ने ए के खिलाफ एफआईआर करवा दी, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख चेक के ऊपर लिख के। अब बी का सिर्फ ये कह देना कि जी चेक ए के नाम का है, दैट इज नॉट इनफ। बी को ये साबित करना पड़ेगा कि वो 20, 30, 50 लाख की लायबिलिटीज कैसे और किस तरह से एग्जिस्ट करती थी। ऐसे ही जो इस केस में मुल्जम है ए, उसका सिर्फ ये कह देना कि जी मैंने ब्लैंक चेक दिया था, मेरी को अमाउंट बकाया ही नहीं थी बी की तरफ, तो इसने उसके ऊपर एफआईआर करवा दी, दैट इज नॉट इनफ। ए को भी साबित करना पड़ेगा कि चेक जब आपने दिया था उस वक्त क्या लायबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी और आपने क्यों कर चेक दिया, और उसके बाद कितना पैसा, कितनी ट्रांजैक्शन, किस सेंस में और किस तरीके से आपने ट्रांसफर की बी को। आया कैश में की, जो कि एक पुअर वे ऑफ ट्रांजैक्शन है, या आपने किसी इजी पैसा, जैज कैश या बैंक ट्रांजैक्शन ऐप से आपने ट्रांसफर किया। हवाले के लिए बता दूं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही अपने पैसे को ट्रांसफर किया करें, क्योंकि बाद में बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कॉपीज भी निकल आती हैं और वो अटेस्टेड कॉपीज निकल आती हैं, जो कि आपके केस के अंदर बहुत हद तक आपको रिलीफ देती हैं। अगर आप कैश में देते हैं, इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और उसके ऊपर अगर आप गवाह भी ले लेते हैं, स्टाम्प भी लिखवा लेते हैं, तो ये एक पुअर काइंड ऑफ एविडेंस है, जिसको साबित होने में बड़ा एक अरसा और एक टाइम दरकार है। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो थ्रू बैंकिंग चैनल ही किया करें। तो बी को भी ये साबित करना पड़ेगा और ए को भी साबित करना पड़ेगा। डिटेल से वीडियोस और भी अपलोड हो जाएंगी। पहले भी इनसे मिलती जुलती प्रोपोजिशन के ऊपर मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।